नमस्कार, मैं अबू सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम खुल्लम खुल्ला में। खुल्लम खुल्ला में हमेशा हम हमारे साथ मेहमान जो मौजूद होते हैं उनसे खुल्लम खुल्ला बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में हम बात करते हैं, साथ ही साथ वो किस तरह से अपने करियर में उतार चढ़ाव देखते हैं उसके बारे में भी हम जिक्र करते हैं। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उन्होंने 2019 में मिसिज़ यूनिवर्स एशिया क्वीन का खिताब जो है अपने नाम किया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि सोशल एक्टिविस्ट भी वो है, लगातार समाज के लिए काम करते रहती है, महिलाओं के लिए काफ़ी काम करती नज़र आती है वो। साथ ही साथ आपको बता दें कि वो एस्ट्रोलॉजर भी है, न्यूमरोलॉजर भी है, डाइटिशियन भी है। हमारे साथ मौजूद है नवनिधि वाधवा जी। वाधवा जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, इतनी सारी खूबियाँ है आपके अंदर, कुछ बाकी रह गया था? बाकी तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारे हमारे हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो बहुत कुछ है सीखने को और करने को, और फिर हम वही सीख के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में दूसरों के लिए। तो बहुत कुछ है जो मैं करना चाहती हूँ, बट ठीक है, जैसे लाइफ चल रही है, सो आई हैव सर्टेन गोल्स, सो आई एम जस्ट लिविंग माई गोल्स एंड माई ड्रीम्स। जी, करियर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मिसिज़ यूनिवर्स का खिताब आपने जीता हुआ है, मिसिज़ यूनिवर्स एशिया क्वीन 2019 का, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया मेरी डॉटर्स की वजह से, बिकॉज मेरी यंगर डॉटर वो मेरे पास आती है 2017 में और बोलती है मम्मा, वो कोई वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, वो बोलती है मम्मा सबकी मदर्स कर रही हैं, आप क्यों नहीं कर सकते, आप तो इतने ब्यूटीफुल हो। मैंने कहा अपने बच्चों को अपनी माँ ब्यूटीफुल ही लगती है, तो बट देन वो जैसे होता है ना, कोई बात दिमाग में बैठ जाती है, तो मुझे लगा कि मेरी डॉटर्स मुझे एज अ इंस्पिरेशन देखती हैं, सो व्हाई नॉट आई शुड डू इट, यू नो, सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ देम कि अच्छा ठीक है, अगर आप कोई भी अपने इंटेंशन कहीं पे सेट कर सकते हो और आप बहुत राइट फ्रेम ऑफ माइंड से चलते हो, फोकस्ड रहते हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में। जी, अच्छा, इससे पहले 2018 में भी आपने खिताब जीता हुआ है, उसके बारे में अगर जिक्र करना चाहे तो? मैंने 2018 में जीता था मिसेस एशिया यूनिवर्स, वुमेन ऑफ यूनिवर्स। वो मैंने इसलिए मुझे वो स्टेप लेना पड़ा बिकॉज मैं 2017 में मिसेस इंडिया सेकंड रनर अप थी, तो उसके लिए मुझे मिसेस यूनिवर्स जाने के लिए बीच में वो मिसेस एशिया में जाना ही पड़ना था, तो इसलिए दैट वाज वन स्टेप विच रिक्वायर्ड, विच वाज मैंडेटरी। अच्छा, इसके अलावा नवनिधि जी, पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो किस तरह से आपकी पर्सनल लाइफ है? क्या कोई व्यापार है या फिर इस तरह के सोशल एक्टिविटी में ही आप उलझी हुई रहती हो? नहीं, पर्सनल लाइफ की बात करें तो मैं बाय प्रोफेशन एक काउंसलर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ग्राफोलॉजी भी करती हूँ, वास्तु कंसल्टेंट, एंड आई एम ऑल्सो इनटू एनएलपी, हीलिंग, ये सब मैं करती हूँ। और साथ में मैंने, क्योंकि मेरी यंगर डॉटर के टाइम मुझे कुछ मेडिसिन ऐसी दी गई थी, जब मेरा वेट 47 kg से 89 kg हो गया था और मेरी पूरी मसल्स डैमेज हो गई थी, तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा एंड अदर डिजीजेस बिकॉज ऑफ द मसल्स वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो उस टाइम में मेरे पास आया एज ए रेस्क्यू, मेरे को किया मेडिटेशन ने, हीलिंग में जाके आई वेंट टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। फिर मैं एनएलपी करने गई, फिर मैंने कोच ऑफ साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग किया यूएस से, फिर डाइटिशियन का भी कोर्स किया। वो ये दो चीज़ें हैं जो मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, बट मैंने अपने लिए बहुत यूज़ करी और मेरा वेट अपने आप कम होने लग गया। अच्छा, इसके अलावा आपने मेडिटेशन की बात की है। इंडिया की अगर बात कर ले तो हालांकि योगा, मेडिटेशन ये सब यहीं से दी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर लोग जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। कुछ कहना चाहेंगे आप इसके लिए? एक्चुअली हम इंडिया में रहते हैं, बट हम हमेशा बाहर की चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये योगा इंडिया में था, जब ये बाहर पॉपुलर हुआ तो इंडियंस ने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। ऐसे ही मेडिटेशन इंडिया की ही है, ओरिजिन तो इंडिया से ही हुआ है। आई नो, यू नो, वन ऑफ द फेमस लेडी जो यूएस में एज अ ट्रेनर काम करती है, मेडिटेशन ट्रेनर, वो इंडिया से सीख के गई हैं। बट हम इंडियंस अपने कल्चर को, अपनी जो संस्कृति है, जो हमारे रूट्स से चीज़ें मिली हैं, उसको छोड़ के बाकी सब बाहर चीज़ों को फॉलो करते हैं। बट मेडिटेशन थोड़ा कुछ लोगों को इसीलिए भी डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि ओल्ड वे ऑफ मेडिटेशन थोड़ा अलग था,
जो मैं मेडिटेशन कराती हूँ वो थोड़ा सा मैंने उसको चेंज करा है उसमें। आजकल की हमारी जो बिजी लाइफ है, जैसा हमारा कल्चर है, जैसे हम फास्ट लाइफ में जी रहे हैं, क्योंकि पहले लोग बोलते थे कि मेडिटेशन करने के लिए एम्प्टी योर माइंड, तो आधे लोग तो इसी बात से भाग जाते हैं कि हमारा तो माइंड एम्प्टी होता नहीं है, मेरे को तो ज़्यादा थॉट आने लगते हैं। बट यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि जब आप मेडिटेशन करते हो, आप अपने हार्ट को नहीं बोलते कि स्टॉप पंपिंग, आप अपने लंग्स को नहीं बोलते हो कि स्टॉप ब्रीदिंग। तो जो हमारी थॉट्स हैं वो क्रिएट करना हमारे माइंड का काम है। तो हम कैसे बोल सकते हैं अपने माइंड को कि यू जस्ट स्टॉप थिंकिंग, एम्प्टी योर माइंड और समथिंग लाइक दैट। तो आने दो, थॉट्स हमारे एनिमीज नहीं हैं। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और कुछ कुछ थॉट्स मुझे आते हैं, वो थॉट्स यूनिवर्स के थॉट्स रहते हैं, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ तो मेरी लाइफ और ईजी बन जाती है। तो ऐसे उसको इस हिसाब से देखें, rather than thinking that we have to just get rid of the thoughts and we have to empty our mind and get scared of the meditation and run away। मेडिटेशन की जब हम बात करते हैं नवनिधि जी, कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये होता है कि इससे क्या असर होगा, क्या वाकई इससे कोई चेंजेस आते हैं लाइफ में। आपके साथ तो जो जीता जागता एग्जाम्पल हुआ है, क्या सजेशन देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो ये सोचते हैं कि मेडिटेशन करने से कोई असर नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता? सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा गलत लोग र्यूमर फैलाते हैं कि मेडिटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेडिटेशन से क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं बता रही हूँ, और वो साइंटिफिकली प्रूवन है। सिर्फ मेरे बोलने या किसी और के बोलने से ये बात नहीं प्रूव होती। साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव किया है कि जब आप मेडिटेशन करना रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर देते हो, आपका लेफ्ट माइंड एंड राइट माइंड सिंक होने लगता है आपस में। हम जब जिम जाते हैं तो हम कोई एक ही एक्सरसाइज नहीं करके आ जाते, मतलब हमें वेट्स करने हैं तो हम दोनों हाथ का वेट्स करते हैं, ये नहीं कि राइट का किया लेफ्ट को छोड़ दिया, लेफ्ट का किया राइट को छोड़ दिया। सो जब हम मेडिटेशन करते हैं, सो वी आर सिंकिंग अवर राइट एंड लेफ्ट ब्रेन। उसके बीच में जो गैप रहता है, अगर हम पिक्चर्स वो जो एक्सरेज या देखते हैं तो बीच में देयर इज़ अ गैप, वो ब्रिज होने लग जाता है। उससे हम, अगर कोई लोग बहुत इमोशनल हैं तो वो प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं वो अपने इमोशंस भी यूज़ करने लगते हैं। तो दैट इज़ वन पार्ट, वन बेस्ट थिंग यू कैन डू। इससे क्या होता है, हमारा कम बैक टाइम बहुत अच्छा हो जाता है। कभी कभी हम किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ये नहीं कि लड़ना झगड़ने की बात है जी। अगर हम किसी मीटिंग में हैं तो हमें बाद में लगता है अरे मुझे ये पॉइंट बताना चाहिए था, तो वो पॉइंट जो हमारा कम बैक टाइम है वो फास्ट हो जाता है ये मेडिटेशन करने से। इससे हम अपने वर्क एरिया में इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में अच्छा कर सकते हैं। और सेकेंडली और साइंटिस्ट ने ये भी प्रूव किया है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं वो सेम इम्पैक्ट होता है जब हम कॉफ़ी या चाय पीते हैं हमारे ब्रेन पे। सो इट्स लाइक अ कैफीन, नेचुरल कैफीन, क्योंकि उससे भी हम जब कॉफ़ी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, कैफीन होता है उसमें, तो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हम रिफ्रेश फील करते हैं। तो यही सेम इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी पे जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर हम चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट रहता है हमारी बॉडी पे। सो इट्स एनी डे बेटर जी। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह से आपने खिताब जीता हुआ है उस पर हमने बात की थी, मिसेस यूनिवर्स की जब हम बात करते हैं, तो ये आपने आपकी बेटी के इंस्पिरेशन के बाद में आपने ये किया हुआ था? कभी ऐसा अपने लाइफ में आपके कभी माइंड में ये था कि नहीं शादी से पहले ये चीज़ करनी चाहिए थी, ऐसा कभी हुआ? नहीं, एक्चुअली मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि जो पास में निकल गया उस चीज़ को पकड़ के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तब नहीं सोचा, नहीं दिमाग में आया। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा चाइल्डहुड बहुत मतलब मेरे पेरेंट्स दे वर लाइक द बेस्ट, दे आर द बेस्ट पेरेंट्स वन कैन हैव। सो दे स्टिल लव मी सो मच एंड दे आर देयर टू सपोर्ट मी। बट मेरे जो रिलेटिव्स थे, फैमिली आप बोल दो या सोसाइटी बोल दो, वहाँ पे मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिला। मैं एक बहुत छोटे टाउन में पैदा हुई थी, राजस्थान में है एक सादुल शहर जगह के नाम, वहाँ पे मेरा बचपन बीता था। वहाँ पे कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, तो मैं हिंदी में बात करती थी। मेरे कज़न्स को अलाउड नहीं था मेरे से बात करना, बिकॉज आई नेवर यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश। तो वो एक मेरे अंदर वो हो गया था कि मैं कुछ कम है, मेरे में कुछ कमी है। और फिर मेरे कलर को लेके, मेरे लुक्स को लेके सब लोग मुझे बोलते थे कि ये अच्छी नहीं दिखती है, ये ऐसी है, मोटी है, नाटी है, व्हाटएवर, और ये कुछ नहीं कर पाएगी लाइफ में। तो
वो सब चल रहा था, मैं उसी के साथ ही स्ट्रगल में लगी हुई थी। कभी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, मैं 4 लोगों के बीच में बात करने में भी मुझे डिफ़िकल्टी होती थी। कोई मुझसे बात कर देता था, आई यूज़ टू गेट शिवर्स, मेरे ऐसे थ्रोट में चौक हो जाता था कि मुझे क्यों बुला लिया किसी ने। तो मतलब फेसिंग ऑल दीज ऑडियंस एंड गोइंग ऑन द रैम्प वाज नेवर इन द पिक्चर एट ऑल। बट हाँ, बाद में जब मैंने ये अपने सब, जैसे मैंने बताया कि जब मैं स्पिरिचुअलिटी में चली गई, मैंने आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, आई एक्सेप्टेड द वे आई एम एंड आई बिकेम फ्रेंड्स विद माई सेल्फ। तब जाके मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि मेरी डॉटर के बोलने के बाद कि हाँ मैं अब कर सकती हूँ, आई एम रेडी फॉर इट। अच्छा, आपकी बेटी ने आपको इंस्पायर तो कर दिया था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि ये हो कैसे पाएगा, ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा, कुछ ऐसे कुछ माइंड में था आपके? नहीं, एक्चुअली मैंने जब उसके ऑडिशंस दिए और मैं फाइनलिस्ट, वन ऑफ द फाइनलिस्ट डिक्लेयर हो गई, तो मेरे को ये था कि मैं जाऊंगी, आई विल हैव यू नो गुड टाइम, आई विल एंजॉय, इट्स गोइंग टू बी अ different kind of experience for me because I am going to a different world now. So तो मैं ऐसे उसी थॉट प्रोसेस के साथ जा रही थी। तो मेरी एक दिन डॉटर मुझे बोलती है, मम्मा प्लीज़ थिंक दैट यू विल गेट द क्राउन। सो आई सेड आई एम जस्ट गोइंग फॉर फन, यू नो, हैविंग न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो मेरी बेटी ने मुझे अपनी बात याद दिलवाई कि आप मम्मा सबको बोलते हो कि अगर आप विजुअलाइज करते हो कोई चीज़ को तो आप वो अचीव कर सकते हो, तो आप भी विजुअलाइज करो कि आपको क्राउन मिल रहा है तो आप जीत जाओगे। तो इट वाज लाइक अ यू नो, मेरे लिए आई ओपनर था उस टाइम पे, एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। एंड मुझे हमेशा जब भी मैं विजुअलाइज करती थी तो मुझे ऐसे ही लगता था कि मैं सेकंड रनर अप हूँ, एंड एक्चुअली आई गॉट सेकंड रनर अप इन 2017। जी, फिर उसके बाद 2018 में कैसे ये हो पाए, ये जर्नी कैसी रही? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज पहले तो मैं सिर्फ इंडियन पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट स्टेट्स से जो आए थे उनके साथ डील कर रही थी। व्हेन यू गो ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तो आपके वो सर्कल बढ़ जाता है, आप बहुत लोगों से, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपको नए कल्चर्स के बारे में पता चलता है। और हाँ, इंडिया को अगर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो भी एक प्राउड फीलिंग आती है कि हाँ मैं कुछ इंडिया के लिए कर रही हूँ। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि जब आप इंडिया को कहीं रिप्रेजेंट करती हो तो क्या वो बर्डन था आपके माइंड में? नहीं, एक्चुअली मैं एक चीज़ को फॉलो करती हूँ कि अपने उम्मीदों का टोकरा खाली रखिए, परेशानियाँ खुद ब खुद भाग जाएंगी। सो आई नेवर एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम एनीवन, एंड मुझे ऐसे लगता है कि जैसे लाइफ चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, आज अच्छा है कल उससे भी अच्छा होने वाला है। सो देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन। जैसे मैंने बोला कि हाँ मैं फोकस थी कि मुझे क्राउन चाहिए, बट मैं कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं गई थी कि मुझे ऐसे ही करना है, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मेरे को ऐसा करना चाहिए। येस, आई डिड माई बेस्ट एंड आई गॉट द रिवॉर्ड। अच्छा, आप अपनी जर्नी के बारे में जब बता रहे थे तो आपने बताया कि जब आपका वेट गेन हो गया था तो उस वक्त क्या डिप्रेशन था आपके माइंड में, क्या चल रहा था उस वक्त आपके जहन में? मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी उस टाइम, क्योंकि मेरे अंदर जो पुरानी मेरे बचपन की बातें थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसे हूँ, यूजलेस हूँ, तो वो और ज़्यादा मेरे यू नो मेरे माइंड पे ओवर पावर कर लिया था। तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मैं लोगों से नहीं मिलती थी, मैं बाहर नहीं जाती थी, मैं घर में रहती थी, बहुत रोती थी हर चीज़ के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था कि ये रिवर्स नहीं हो सकता। तो फिर मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब आने लग गई, फिर मैंने NLP किया। NLP इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यू वर्क विद योर माइंड। और फिर उसके बाद जब मैंने कोच फॉर साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग किया, बिकॉज मैं बहुत डाइटिशियंस के पास जा रही थी और वो मुझे ऐसी ऐसी डाइट प्लान बताते थे कि मैं फॉलो नहीं कर सकती थी वो। तो फिर मैंने खुद ने कोच फॉर साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग किया। उससे मुझे पता चला कि हम जो खाते हैं उससे ज़्यादा जिस स्टेट में खाते हैं, जो स्टेट ऑफ माइंड से खाते हैं, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए वो सब चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया ओवरकम। फिर मैंने एक छोटा सा डाइटिशियन का कोर्स भी कर लिया, सो दैट आई नो व्हाट आई नीड, बिकॉज मेरी बॉडी को मैं जितने अच्छे से समझ सकती हूँ कोई और नहीं समझ सकता। जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो हम खुद अपने चॉइस के कलर्स और सब चूज़ करते हैं ना, वैसे भी जो हम खाना भी खाते हैं वो भी हमें अपनी चॉइस से खाना चाहिए। Being mindful, not like eating junk. I don't say that you start eating junk and all. You should eat sensibly, mindfully, and you should work out. ऐसा नहीं है कि आपको जो कंफर्टेबल लगता है, आप योगा करना पसंद करते हो योगा करो, आपको
रनिंग करना अच्छा लगता है, रनिंग करो। आपको वेट्स करने अच्छे लगते हैं, बिकॉज आजकल मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे सब लोग वेट्स उठा रहे हैं जिम में और वो पिक्चर्स डालते हैं। तो उससे क्या होता है, दूसरे जो नहीं कर पाते, जैसे मैं हूँ, मुझे प्रॉब्लम है मसल्स में, अगर मैं वेट्स करूँगी तो मुझे क्रैम्प्स आने लगते हैं, मेरे को कैच आ जाता है बहुत, मैं बेड रिडन हो जाती हूँ। तो मैं कभी वो अटेम्प्ट भी नहीं करती हूँ जाके। मैंने ट्राई करा है 1-2 बार, ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है, सूट करता है, आपको वो ही फॉलो करना चाहिए। अपने बॉडी को एक्सरसाइज करो, बट नॉट बिकॉज यू हेट योर बॉडी, एक्सरसाइज बिकॉज यू लव योर सेल्फ एंड यू लव योर बॉडी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। नवनिधि वाधवा हमारे साथ जुड़ी हुई है, इनके जर्नी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनके लाइफ जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी है, उस पर हम बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजर भी है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूं कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. Body revival, it worked like an अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ हमारी मेहमान नवनिधि वाधवा हमारे साथ जुड़ी हुई है। नवनिधि जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने दर्शकों को बताया था कि आप एक एस्ट्रोलॉजर भी है, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आप जो है सोशल एक्टिविस्ट भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सोशल एक्टिविटी किस तरह से आपने शुरू की, ये कैसे आपके माइंड में आया कि चलिए सोशल एक्टिविटी भी की जाए? एक्चुअली मैं हमेशा, मेरी मम्मी जो मुझे बचपन से उन्होंने सिखाया है कि यू शुड गिव बैक टू सोसाइटी। देयर आर पीपल हु आर नॉट फॉर्चुनेट लाइक यू, सो यू शुड कंट्रीब्यूट इन देयर लाइफ। और मैं बहुत NLP और ये सब करके मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हम ब्रीद इन करते हैं तो हमें ब्रीद आउट भी करना चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं कि ब्रीद इन करके रुक जाएंगे तो हम मर जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। और वैसे ही ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन भी हैंड टू हैंड जाता है। अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आपको कंट्रीब्यूट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो सब चीज़ें थी मेरे दिमाग में। और फिर मैंने जब मैंने अपनी ग्रोथ देखी, मैंने अपने लाइफ में देखा कि मैं एम्पावर्ड हूँ तो मुझे दूसरों को भी करना चाहिए, इसलिए हमने एक NGO स्टार्ट किया, पंख। वो हरियाणा बेस्ड है, मेरे फादर और फादर इन लॉ के साथ। उसमें हम डिसेबल्ड बच्चों के लिए कुछ काम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे उनकी एजुकेशन हो गई या उनकी हेल्थ केयर हो गई, वो सब करते हैं। और उधर मैं यहाँ बॉम्बे में एक ड्राइव कर रही हूँ, अन्नपूर्ति ड्राइव। उसको ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो गए हैं। सो एवरी डे आई एम फीडिंग 11 पीपल। जी, ये तो कितने महीनों से चल रहा है? 5 मंथ्स। 5 मंथ से। अच्छा, ये जो पंख की शुरुआत हुई थी, ये कब हुई थी और इसके पीछे का मकसद क्या था? क्या आपके फादर और फादर इन लॉ ने इसकी स्थापना की थी या आपका भी इनिशिएटिव था इसके अंदर? नहीं, ये 2017 में जब मैं रनर अप थी तब उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया था। तो मैंने ही इनिशिएट किया था, बट मैं अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने फादर और फादर इन लॉ के साथ मिलकर किया। हमेशा देखा जाता है जब इस तरह के कोई कॉन्टेस्ट होते हैं और उसमें जो कंटेस्टेंट होते हैं उसी दौरान उनको सोशल एक्टिविटी करने का जो है वो शौक़ होता है, और वो जो स्टेज होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हमें सोशल एक्टिविटी पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या ये उसका कारण था या फिर पहले भी आपने कभी डिसाइड किया था कि अब मुझे सोशल एक्टिविटी भी करनी है? एक्चुअली जैसे मैं अपनी बात करूँगी, पर्सनल एक्सपीरियंस,
मुझे बहुत पहले से ही मन था कि मैं, जैसे मैंने बताया कि मेरी मम्मी भी हमेशा बोलती हैं कि यू शुड गिव बैक टू सोसाइटी, तो उसमें मेरे दिमाग में तो पहले था। बट जब आप पेजेंट पे चले जाते हो, आप एक कॉन्टेस्ट विन कर लेते हो, तो यू हैव पीपल फॉलोइंग यू, तो आप जो करते हो तो पीपल आर देयर टू अनकंडीशनली सपोर्ट यू। अगर आप एक नॉर्मल आम पब्लिक हो तो लोग आपकी बात सुनते भी नहीं हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए भी उनको हेजिटेशन होता है। अगर हम अपना भी एग्जांपल लें तो कोई जो नाम ऑलरेडी हमें पता है उसके साथ हम एसोसिएट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं रादर देन एकदम से कोई नया आ जाए। तो वो मेरे ख्याल से एक ट्रिगर रहता है हर एक के लिए, इसलिए सबको लगता है कि आफ्टर पेजेंट्स एवरीवन स्टार्ट डूइंग सोशल वर्क। तो वो एक थोड़ा सा तुम्हारा को बूस्ट मिल जाता है, कॉन्फिडेंस में भी तुम्हारा नाम भी लोग जानने लगते हैं, तो आप एक टाइटल के साथ भी एसोसिएट कर सकते हो अपने नाम को। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आई थिंक जो बहुत लोगों का ड्रीम रहता है, बहुत फीमेल्स का पहले से, कि हम कुछ सोसाइटी के लिए करें। और जब हम कोई कॉन्टेस्ट विन कर लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारे अंदर एक बीइंग अ फीमेल तो स्पेशली वो आता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए। जिस तरह आप बीइंग अ फीमेल, आपने जिस तरह से सोशल एक्टिविटी शुरू किया है, आप फीमेल्स के लिए भी काफ़ी कुछ करती नज़र आती है, वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? उसके लिए फीमेल्स के लिए एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट वाले उसमें सेक्टर में नहीं काम करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है वुमेन्स आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। इफ़ वी कैरी द नेक्स्ट जनरेशन, इफ़ वी आर ब्लेस्ड विद द बूम ऑफ द यूनिवर्स, उससे ज़्यादा एम्पावरमेंट की ज़रूरत है नहीं। एम्पावरमेंट अगर हम बात करें तो वी शुड टॉक अबाउट इक्वालिटी। हमारी कंट्री में खास करके फीमेल और मेल्स को इक्वालिटी नहीं दी जाती, हमेशा मेल्स को आगे रखा जाता है हर जगह पे, चाहे हम बड़े सिटीज़ की बात करें या छोटे सिटी की बात करें। तो इसलिए इक्वालिटी की बात करते हैं जहाँ पे रिस्पेक्ट होनी चाहिए फीमेल को मेल के लिए, मेल को फीमेल के लिए। क्योंकि मैंने आजकल देखा है वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे कुछ फीमेल्स भी टॉर्चर करती हैं मेल्स को, ऐसे भी केसेस आए हैं। तो यू शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, बिकॉज शिव शक्ति जो है वो मेल फीमेल दोनों से कंप्लीट होती है। यू कांट जस्ट एम्पावर फीमेल एंड देन यू नो डिग्रेड मेल्स। तो हर तरह के अगर मेल खराब कुछ हैं जो रेप कर लेते हैं, जो ऐसे कुछ करते हैं सोसाइटी में काम जो एक्सेप्टेबल नहीं है, फीमेल्स भी ऐसे बहुत कुछ काम करती हैं जहाँ पे वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब गलत ब्लेम करना एंड ऑल दैट, फ़ायदा उठाना जो आजकल लॉज हैं फीमेल्स के लिए। तो वो सब मेरे ख्याल से इक्वालिटी की बात करें तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल। इसके अलावा अन्नपूर्ति की बात हम कर रहे थे, अन्नपूर्ति 5 महीने से आपने शुरू की हुई है, ये किस तरह से काम होता है? ये 11 लोगों को आपने बताया कि आप 11 लोगों को खाना देते, तो कैसे ये पॉसिबल कैसे होता है और ये इसकी प्रक्रिया क्या है? हमारे सुबह 11 बॉक्सेस बन जाते हैं और मेरी गाड़ी में रख लेती हूँ मैं जब घर से निकलती हूँ। और जितने लोगों को मैं देखती हूँ कि उनके पास खाना नहीं है या दे आर, यू कैन मेक आउट जो खाना जिनको मिल रहा है उनके फेस से, और जिनको खाना नहीं मिलता है एक्चुअली दे नीड फूड, तो उनके फेस से। तो मैं वहाँ पे जहाँ पे मुझे लगता है कि अभी इनके पास खाना नहीं है, तो मैं वहाँ पे वो उतरती हूँ अपनी गाड़ी में से, चाहे वो स्लम्स हों, चाहे कई बार ब्रिज के नीचे से कहीं से निकल रहे हैं, वहाँ पे भी लोग साइड में बैठे रहते हैं, वहाँ पे साइड पे गाड़ी रुकवा के और मैं गाड़ी से उतर के उनके हाथ में खाना का बॉक्स दे देती हूँ। तो यही प्रोसीजर है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं उसी एक पर्टिकुलर एरिया में रोज़ खाना देती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जहाँ भी जाती हूँ रास्ते में मुझे जहाँ भी लोग मिलते हैं वहाँ पे मैं वो 11 बॉक्सेस दे देती हूँ। अच्छा, इसके अलावा जब हम सोशल एक्टिविटी करते हैं या जब हम NGO चलाते हैं तो कई सारे केसेस ऐसे होते हैं कि कई सारे फ्रॉड्स भी होते हैं NGO के नाम पर, तो उसको किस तरह से आपने अपने आप को बचाए रखा है? क्योंकि मैं बाहर से कोई फंडिंग नहीं लेती हूँ। आई एम लाइक माई NGO, माई अन्नपूर्ति इज सेल्फ स्पॉन्सर्ड। बीच में हमने सोचा भी था कि इसको थोड़ा और एक्सपैंड, बिकॉज हम खुद कर रहे हैं और बाहर से और जैसे होता है ना कि सपोर्ट मिलती है तो एक चीज़ को हम बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने भी सोचा था, क्योंकि मेरा ये एम है कि मैं 4 मिलियन लोगों को खाना खिलाऊं, तो मैंने अन्नपूर्ति के लिए बात भी करी, बट फिर मुझे लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं लगा। वैसे तो हम जाके शॉपिंग करके 10,000 20,000 ऐसे ही उड़ा देते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं, किसी भी आजकल के रेस्टोरेंट में जाओ, होटल में जाओ, 2-2.5 हज़ार से कम का खर्चा नहीं होता, मतलब मिनिमम है वो तो।
बट उसमें हम बहुत खुश हो जाते हैं। बट अगर हम किस सोसाइटी के लिए कोई कर रहा है और उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो देन वी विल हैव 10 क्वेश्चन, विल यू डू दिस, विल यू डू दैट, एज इफ यू नो शोइंग दैट आप पैसे तो नहीं रख लोगे। और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई अर्निंग, दिस इज़ प्योरली अ सोशल वर्क। इफ़ आई एम सेइंग इट आई मीन इट। मेरा अर्निंग एस्ट्रोलॉजी से, काउंसलिंग से, प्लेसमेंट से चलता है, नॉट विद NGOs। सो इसलिए मैंने हमने मेरी टीम ने और सबने डिसाइड किया कि लेट्स नॉट गेट इट यू नो फ्रॉम एनीवेयर, वी विल सेल्फ स्पॉन्सर इट, जितना होगा हम करेंगे। अच्छा, जो NGO के आड़ में इस तरह के काम करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? I strongly believe karma always pays off। तो अभी वैसे भी शनि का बहुत ट्रांजैक्शन हुआ है, सब आपने बहुत सुना होगा बहुत एस्ट्रोलॉजर्स को बोलते हुए। और शनि ऐसा टाइम आता है जब जिसकी भी कुंडली में चेंज हुआ, जैसे भी जो पोजीशन हुई, वो अगर आप गलत कर्मास कर रहे हो तो वो सब कुछ ले लेता है आपसे। तो शनि इज़ द कर्मा का कारक बोला जाता है उनको। जैसे आपके कर्म रहेंगे वैसा रिजल्ट मिलता है। तो वो तो सबको फिर यहीं भुगतना पड़ता है कलयुग में। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी भी है, आप एस्ट्रोलॉजर भी है। एस्ट्रोलॉजी की अगर बात कर ले, 2020 कैसा रहने वाला है? 2020 अच्छा रहेगा। जैसे मैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कंबाइन करके बात करती हूँ, तो अगर हम 2020 देखें तो 2 से 4 बन रहा है। तो 2 हो गया चंद्र का नंबर, 4 हो गया राहु का नंबर। चंद्र राहु की आपस में हार्मनी नहीं होती, बिकॉज इसके भी एक पीछे पूरी स्टोरी है। तो इसलिए 4 वैसे तो राहु का नंबर है, राहु जिसका सिर्फ सिर होता है, देयर इज़ नो बॉडी। ओके, तो राहु फेम देता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत अच्छा रहेगा, पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट 2 नंबर है तो बहुत इमोशंस, क्लैरिटी नहीं होती। 2 नंबर ड्यूअलिटी का नंबर है। चंद्र अगर देखेंगे तो 15 दिन के बाद उसका चेंज हो जाता है, तो वो स्थिरता नहीं देता है। और वैसे ही राहु का भी काम होता है, वो स्थिरता नहीं देता। उसका एक रीज़न जो मैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम हीलिंग बैकग्राउंड, सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज क्योंकि इसका बॉडी नहीं है तो चक्रास नहीं है, ठीक है। और जो हमें स्टेबिलिटी है वो आती है रूट चक्रा से हमारे। तो अगर रूट चक्रा हमारा नहीं है तो हमें स्टेबिलिटी फील नहीं होगी। जैसे हमारे जितनी भी वायरिंग होती है उसमें ग्राउंडिंग की वायर डलती ही है, अदरवाइज शॉक मिलते रहते हैं हमें। हाथ लगाते हैं तो करंट जैसा फील होता है, जो चार्जिंग पे भी लगाएंगे तो फ़ोन में भी वाइब्रेशन आती है एक अलग तरह की। वैसे ही हमारी बॉडी में ग्राउंडिंग नहीं होगी तो हमें शॉक मिलेंगे, स्टेबिलिटी नहीं फील होगी हमें। तो इसके लिए सबसे अच्छा है मेडिटेशन करो। ग्राउंडिंग मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राहु को और चंद्र को कंट्रोल, दोनों को प्लेस में रखने के लिए शिव की पूजा करनी चाहिए। जितनी शिव की पूजा करेंगे उतना बहुत अच्छा मिलेगा। और राहु के जो सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय हैं कि हमें मोर पंख रखना चाहिए अपने पर्स में, और 4 जौ के दाने लेके उसको या तो लाल धागे से बांध लो या टेप से बांध के उसको अपने वॉलेट में रखो, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस का भी ईयर है, तो वो उस चीज़ को कंट्रोल करेगा। ये छोटे छोटे उपाय से हम अपनी लाइफ बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी जैसे 2 की पावर आ जाती है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए पहली बात तो शिव की पूजा करिए, जितना करेंगे वो उतना अच्छा है। चांदी के गिलास में पानी पीजिए, रात को चांदी का गिलास में पानी रखो, सुबह उठ के उसको पी लो, तो आपका मन कंट्रोल में रहेगा, आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अभी मैंने बहुत सुना है लोगों के एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, मेरी खुद की फैमिली में एक डेथ हो गई है एक्सीडेंट से। तो ये सब चीज़ों को भी ये उपाय करने से कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। और क्योंकि शनि का ट्रांजैक्ट हुआ है सबके हॉरोस्कोप में, तो अगर सैटरडे को पीपल के पेड़ पे हम अगर तेल का दिया जलाते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा जाते जाते एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि आपने मिसेस यूनिवर्स का खिताब तो अपने नाम कर लिया था 2019 में, आगे जो नए न्यू कमर्स है उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगी? उनके लिए मैं एक ही चीज़ सजेशन दूंगी, अपने आप को लव करो, एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, डोंट कंपेयर योर सेल्फ। हम एक गार्डन में जाते हैं, वहाँ पे हर तरह के फ्लावर्स होते हैं, गुलाब के फूल भी डिफरेंट लाल गुलाब देखोगे तो हर एक फूल अलग रहेगा, कोई किसी के साथ मैच नहीं होता, पर वो सुंदर इकट्ठे हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। बट वो कभी किसी के साथ कंपटीशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनको सिर्फ पता है कि हमें खिलना है, ब्लॉसम करना है,
वो किसी से compete नहीं करते कि अरे ये अच्छा बन गया, मैं कैसे अच्छा नहीं बनूँ। तो ऐसे ही फ्लावर्स के जैसे बनो, अपने आप को ग्रो करने में, अपने आप को ब्लॉसम करने में कॉन्सेंट्रेट करो, रादर देन फीलिंग जेलस अबाउट व्हाट यू डोंट हैव। और इस पे मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, दीपक किस लिए माननीय है? दीपक इसलिए माननीय है क्योंकि वो दूसरों के लिए, दूसरों से नहीं जलता। सो इसलिए दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करो, दूसरों से जलो नहीं, अपने आप को ग्रो करो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जी बिल्कुल, नवनिधि वाधवा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई है। आपने उनके जो लाइफ के बारे में है वो जाना, साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने बताया कि किस तरह से 2020 रहने वाला है, और साथ ही साथ जाते जाते जो न्यू कमर्स है उनके लिए भी सजेशन दिया कि फ्लावर्स, जिस तरह से गार्डन में फ्लावर्स होते हैं सब अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। एक दूसरे के देखने के बजाय अपने आप में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और अपने आप को निखारना चाहिए, क्योंकि अगर आप निखरेंगे तो जाहिर सी बात है दुनिया आपको पहचानेगी। फिलहाल नवनिधि जी, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।